हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर भी हम सिस्टम लेंगे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, या फिर हम बोल सकते हैं अपने नर्व सिस्टम के अंदर जो नर्व सिस्टम के पार्ट्स होते हैं उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन आ रही है, उससे रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन है वो देखेंगे। लेकिन डिजीज कंडीशन देखने से पहले हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एक कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है, टेस्ट होता है या फिर ऑब्जर्वेशन होता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो भी डिजीज कंडीशन है उसको असेस कर सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि जो नर्व सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या वेरिएशन आ रहा है, जैसे नॉर्मल सेंसेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ में ही जो अपनी बॉडी के अंदर सेंसेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड डिसऑर्डर को असेस करने के लिए ही करते हैं। जैसे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्या है? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू इवेलुएट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट मीन्स नर्व सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको असेस करने के लिए हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और टेस्ट के थ्रू असेस करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अपना नर्व सिस्टम है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो कौन सा ऐसे रेस्पॉन्ड है जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। Then, neurological examination is an indirect evaluation that assess the function of the specific body parts controlled by the nerve system. That means इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एक इनडायरेक्ट इवेल्युएशन है जो असेस करता है अपनी बॉडी के जो नर्व सिस्टम है। जो नर्व सिस्टम का काम क्या होता है? अपनी बॉडी है उसके फंक्शंस को या फिर उसके ऑर्गन को कंट्रोल करना। तो अगर नर्व सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं तो अपनी बॉडी के और ऑर्गन है वो भी नॉर्मल फंक्शन करेंगे। तो उनको असेस करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट को देखने के लिए हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट्स। दैट मीन्स हमें देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हम असेस कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की यहाँ पर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है यहाँ पर सेरिब्रल फंक्शंस। सेरिब्रल फंक्शंस यानी जो ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रल पार्ट होता है, ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रल पार्ट होता है उसके फंक्शंस होते हैं, उसके फंक्शन को हम असेस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसके अंदर कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, किसी भी तरह की अबनॉर्मल कंडीशन आ रही है जिसमें सेंसरी मोटर रिस्पॉन्स भी होता है अपनी बॉडी के अंदर, जो कॉग्निटिव फंक्शंस भी होते हैं, या फिर हम देख सकते हैं जैसे विजुअल रिस्पॉन्स है, हियरिंग रिस्पॉन्स है, ऑडिटरी रिस्पॉन्स भी है, टेस्ट से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है, वो सारे के सारे फंक्शन हम इसके अंदर सेरिब्रल फंक्शन के अंदर देखेंगे। सेकेंड वन आता है क्रेनियल नर्व। जो क्रेनियल नर्व अपनी ब्रेन के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व होती हैं, और वो क्रेनियल नर्व है जो 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड दी मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व है जो अपनी बॉडी से जो भी स्टिमुलस है उसको लेके जाती है ब्रेन के पास में। वहीं पर मोटर रेस्पॉन्स है वो ब्रेन से रेस्पॉन्ड को लेके आती है टुवर्ड्स दी डिजिटल ऑर्गन। एंड जो मिक्स नर्व है वो एक ही नर्व सेंसरी एंड मोटर रेस्पॉन्स दोनों का ही काम करती है। तो हम वो देखेंगे कि जो क्रेनियल नर्व है नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद में हम देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स। दैट मीन्स मोटर रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पर रिस्पॉन्ड को देखेंगे, किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड है जिसमें अपनी मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है, मसल की स्ट्रेंथ कैसी होती है, मसल की टोन कैसी होती है, मसल्स होते हैं उनके बीच में एक बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली है या नहीं है, उसको हम देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स के अंदर। नेक्स्ट वन आता है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेंसेशन है, प्रॉपरली सेंसेशन है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम देखते हैं कि जो अपनी बॉडी के अंदर सेंसरी नर्व है वो प्रॉपरली स्टिमुलाई को ब्रेन के पास में लेके जा रही है या नहीं लेके जा रही है। एंड लास्ट वन आता है रिफ्लेक्सेस। जो अपनी बॉडी के रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी जो एक्शन के, जो ही हम किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन जैसे सच एज
ये वाला एंकल जॉइंट है, तो एंकल जॉइंट पे अगर किसी भी तरह से हम किसी भी तरह की स्टिमुलाई दे रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। दैट मीन्स अपना जो थंब है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। तो हम रिफ्लेक्सेस देखेंगे जो अपनी बॉडी के अंदर होती हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड दी सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, जो हम अपनी रिफ्लेक्सेस को देखेंगे। तो हम यहाँ पर अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर, जिसमें फर्स्ट वन आता है सेरिब्रल फंक्शन। तो सेरिब्रल फंक्शन देखने के लिए सबसे पहले सेरिब्रल फंक्शन को असेस करने से पहले हमें जो सेरिब्रम होता है उसके स्पेसिफिक कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उसके फंक्शनल एरिया हैं, वो देखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर हमें जब तक हमने फंक्शनल एरिया नहीं पढ़ा है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सेरिब्रल फंक्शन को असेस नहीं कर सकते। तो जो सेरिब्रम है ब्रेन का ही पार्ट होता है, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, उसके फंक्शनल एरिया को हम देखेंगे। अब इस फंक्शनल एरिया को हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, इसमें हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। जैसे जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, सबसे आगे वाला पार्ट है, इसको हमने यहाँ पे लोब के अकॉर्डिंग फ्रंटल लोब दिया है। ये वाला पार्ट है, ये है इसका फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इसके अंदर ब्रोका एरिया। ब्रोका एरिया यानी स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड। जैसे अब मैं बोल पा रही हूं तो उसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, फ्रंटल लोब। इसको कोऑर्डिनेट करेगा फ्रंटल लोब, जिसको अपन बोलते हैं स्पीच प्रोडक्शन वाले एरिया को हम बोलेंगे ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया। सेकेंड इसके अंदर आता है, यहाँ पर फ्रंटल एरिया के अंदर भी हमने देखा है प्री फ्रंटल एरिया है, फ्रंटल एरिया के अंदर भी आता है प्री फ्रंटल एरिया, यानी ये जो स्टार्टिंग का अंदर है अपने आईब्रो से जस्ट ऊपर वाला पोर्शन है, जिसको अपन बोलते हैं प्री फ्रंटल एरिया। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंडरी आ रहा है, सेकेंडरी अपना आ रहा है यहाँ पर पैराइटल लोब। जैसे ये वाला लोब है, इसको अपन बोलते हैं पैराइटल लोब। जो अपनी स्कल की बोन है उसके अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर रखा है पैराइटल लोब। ये वाला है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब है ये यहाँ तक, ये वाला कंप्लीटली है, ये वाला है पैराइटल लोब। अब पैराइटल लोब है उसके अंदर भी अलग अलग एरिया होते हैं, जिसमें जैसे सबसे पहले एरिया आता है अपना सोमेटोसेंसरी एरिया। सोमेटोसेंसरी एरिया, और इसी को हम बोलते हैं क्यूटेनियस एरिया। क्यूटेनियस एरिया। अब क्यूटेनियस एरिया नाम से इंडिकेट है ये किससे रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड। दैट मीन्स इसके अंदर जो भी स्टिमुलाई है, स्किन से रिलेटेड जो भी स्टिमुलाई है, उसको परसीव कौन कर रहा है, यहाँ पर सोमेटिक सेंसरी एरिया परसीव कर रहा है, जो किसके अंदर है, पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो बीच के अंदर ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला बीच के अंदर ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। ये वाला पार्ट है, इसको अपने बोलेंगे सेंट्रल सल्कस। और सेंट्रल सल्कस क्या है, जो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने वाली एक नर्व फाइबर से या फिर व्हाइट मैटर से बनने वाली स्ट्रक्चर है, जिसको अपन बोलते हैं सल्कस। देन उसके बाद में यहाँ पर सोमेटोसेंसरी एरिया के बाद में यही पर प्रेजेंट होती है पैराइटल लोब में, इस वाली एरिया के अंदर, और वो होता है प्रोप्रियोसेप्टर्स। सॉरी, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है अवेयरनेस एरिया। ये जो एरिया प्रेजेंट है इसके अंदर प्रेजेंट होगा जो सेकेंडरी एरिया है सोमेटोसेंसरी एरिया के बाद में, ये वाला एरिया है, ये है अवेयरनेस एरिया। अवेयरनेस एरिया दैट मीन्स अब पर्सन है उसकी अवेयरनेस को हम असेस करते हैं, पर्सन की अवेयरनेस को असेस करेंगे। अब इसमें पर्सन की अवेयरनेस को कैसे कैसे हम असेस कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पर्सन का ओरिएंटेशन कैसा है, पर्सन का ओरिएंटेशन कैसे है, जिसमें रिलेटेड टू दी हम 3 कंपोनेंट्स देखते हैं, प्लेस, पर्सन एंड दी टाइम। प्लेस, पर्सन एंड दी टाइम। दैट मीन्स जो इसमें हम अवेयरनेस में हम देखेंगे कि पर्सन है वो कंफ्यूज है या फिर फुली ओरिएंटेड है। पर्सन कई बार डिसओरिएंटेड होता है, उसको ये नहीं पता होता कि वो कौन सी जगह पे है, किस पर्सन से बात कर रहा है, इवन कौन सा डे का कौन सा टाइम हो रहा है। तो ये जो अवेयरनेस एरिया है वो भी आता है पैराइटल लोब के अंदर। देन उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर आता है
थर्ड वन आता है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट आता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। हेड वाला लोब आ जाता है ऑक्सीपिटल लोब। अब ये जो ऑक्सीपिटल लोब है इसके अंदर कौन कौन से एरियाज हैं, जिसमें आता है फर्स्ट वन आता है विजुअल प्रोसेसिंग एरिया। दैट मीन्स हम जो देख पा रहे हैं इसका प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रहा है, वो आता है ऑक्सीपिटल के अंदर। एंड नेक्स्ट वन आता है विजन एरिया। विजन एरिया एंड विजन प्रोसेसिंग एरिया जो दोनों होती हैं, क्योंकि विजन प्रोसेसिंग एरिया के अंदर क्या होता है, जो ऑप्टिक साइमा है वो इंफॉर्मेशन लेके जाती है और वो क्या करेगी, जो ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो रिफ्लेक्शन की वजह से अपनी रेटिना पे इसकी इमेज बनेगी जस्ट अपोजिट, और फिर यहाँ से वो ऑप्टिक नर्व इंफॉर्मेशन लेके जाती है ब्रेन में, ब्रेन के अंदर भी लेके जाएगी यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, और ऑक्सीपिटल लोब के अंदर वहां पर ये क्या करेगा, उसको वापस से जो एक्चुअल फॉर्म है उसके अंदर उसको वापस से कर देगा। तो इसको अपन बोलते हैं विजुअल प्रोसेसिंग एरिया। एंड जब फिर उसके बाद में जहाँ पे विजन हो रहा है उसको अपन बोलेंगे विजन एरिया। तो ऑक्सीपिटल रीजन में रहेगा यहाँ पर विजुअल प्रोसेसिंग एरिया। अगर किसी भी वजह से ऑक्सीपिटल डैमेज हुआ है तो डेफिनेटली हम प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे। एंड लास्ट वन आता है टेम्पोरल लोब। ये वाला जो लोब है ये वाला आता है लैटरल एस्पेक्ट वाला, ये आता है टेम्पोरल लोब। इस टेम्पोरल लोब के अंदर भी अलग अलग एरियाज प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे टेम्पोरल लोब के अंदर बिहेवियर, इमोशन एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। टेम्पोरल लोब है उसके अंदर स्टार्टिंग के जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 3 एरिया प्रेजेंट होंगे, बिहेवियर एरिया, इमोशनल एरिया एंड द मोटिवेशनल एरिया। सेकेंडरी इसके अंदर आता है ये जो टेम्पोरल लोब है, इसके मिडिल पार्ट के अंदर ऑडियोटरी रिसीविंग एरिया, ऑडियोटरी रिसीविंग एरिया, जैसे जो हम सुन रहे हैं वहां से रिलेटेड, कानों से रिलेटेड उसकी रिसीविंग एरिया, हम जो साउंड है कहाँ से सुन रहे हैं, टेम्पोरल लोब में, क्योंकि जो अपनी ईयर है वो सिचुएटेड होता है इन दी टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब के अंदर यहाँ पे रिसीविंग ऑडियोटरी रिसीविंग एरिया प्रेजेंट होता है जो हम साउंड्स को परसीव करते हैं। उसके बाद में ऑडियोटरी एसोसिएशन एरिया, उसको एसोसिएट करने वाला एरिया भी यहीं पे प्रेजेंट होता है, ऑडियोटरी एसोसिएशन एरिया। एंड लास्ट वन आता है स्पीच कंप्रीहेंसिव एरिया, जिसको अपन बोलते हैं वर्निक्स एरिया, जो भी प्रेजेंट होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नियर द ऑक्सीपिटल लोब एंड द पैराइटल लोब, इसके अंदर जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब है उसके पीछे की साइड के अंदर, जो नियर कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑक्सीपिटल लोब के इन फ्रंट में सिचुएटेड होता है, एंड जस्ट बिलो द पैराइटल लोब, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्पीच कंप्रीहेंसिव या फिर वर्निक्स एरिया। अब स्पीच एरिया 2 होते हैं। फर्स्ट वन तो आता है यहाँ पर ब्रोका एरिया, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये फ्रंटल लोब में प्रेजेंट रहेगा। और वहीं पे सेकंड आता है वर्निक्स एरिया, जो प्रेजेंट होता है इन दी टेम्पोरल लोब, नियर कहाँ पे, इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब, एंड जस्ट किसके नीचे प्रेजेंट होता है, इन दी पैराइटल लोब के जस्ट नीचे इन दी टेम्पोरल लोब। तो ये है अपना जो सेरेब्रल फंक्शनल एरिया है। तो सेरेब्रल फंक्शनल एरिया अगर हमने देख लिया है तो हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी भी कंडीशंस में, जैसे हम देख रहे हैं पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब के अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन हो गई है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, या फिर ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशंस में कौन सा एरिया अफेक्ट होने लग जाएगा, सोमेटोसेंसरी एरिया एंड द अवेयरनेस एरिया, ये सारे के सारे हो जाएंगे। इवन पैराइटल लोब है, इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है टेस्ट एरिया भी प्रेजेंट होता है। ये जो पैराइटल एरिया है इसके अंदर टेस्ट एरिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो पैराइटल लोब अगर अफेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली ये फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाएंगे। तो जो सेरेब्रल फंक्शंस को पढ़ने से पहले हमें देखना होता है कि उसके नॉर्मल फंक्शनल एरिया कौन कौन से होते हैं। देन हम देखते हैं सेरेब्रल फंक्शन, देन असेसिंग सेरेब्रल फंक्शन। अब हम सेरेब्रल फंक्शन को असेस करेंगे। अब सेरेब्रल फंक्शंस को असेस करने से पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट है जिसको हम असेस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है मेंटल स्टेटस, पर्सन का मेंटल स्टेटस कैसा है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं मोटर एक्टिविटी, दैट मीन्स अगर हम किसी भी तरह से पर्सन से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो आता है मोटर एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट वन आता है थॉट कंटेंट, दैट मीन्स उसके थॉट कैसे हैं, नॉर्मल, नेचुरल है, क्लियर है, या फिर थॉट डिस्टर्ब है। कई बार पर्सन ऐसा होता है जैसे वो बोल भी नहीं पाता है प्रॉपरली। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इमोशनल स्टेटस। अब इमोशनल स्टेटस के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, इमोशनल स्टेटस में हम उसके इमोशंस को देखते हैं, जैसे फियर, एंजाइटी, एंगर, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशंस, एपेथी, यूफोरिया कंडीशन, ये सारी की सारी हम उसके इमोशन के अंदर देखेंगे कि पर्सन का इमोशनल स्टेटस कैसा है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं परसेप्शन।
परसेप्शन दैट मीन्स कि पर्सन है वो नॉर्मली परसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। परसेप्शन जो 5 टाइप के परसेप्शन है वो प्रॉपरली परसीव कर पा रहा है या फिर वो अबनॉर्मल परसीव कर पा रहा है। अनदर फैक्टर है लैंग्वेज एबिलिटीज। लैंग्वेज एबिलिटी का मतलब होता है जो पर्सन है वो कम्युनिकेट प्रॉपरली कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और जो कम्युनिकेट कर रहा है वो किस वे में कर रहा है। जैसे पर्सन वर्बली कम्युनिकेट कर रहा है या फिर पर्सन है जो कम्युनिकेट करने के लिए जो राइटिंग के थ्रू वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। एंड लास्ट वन आता है इम्पैक्ट ऑन दी लाइफस्टाइल, यानी जो भी डिजीज कंडीशन हुई है उससे उसकी लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे हेड इंजरी कंडीशन हो गई कि किसी भी पर्सन को हेड इंजरी हो गई है, तो हेड इंजरी की वजह से पर्सन की लाइफस्टाइल पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें पर्सन क्या होता है, अगर हेड इंजरी सीवियर हेड इंजरी हुई है उस कंडीशन में पैरालिसिस होने के भी चांसेस होते हैं, पर्सन के अंदर डिसेबिलिटी होने के भी चांसेस रहते हैं। तो वो पर्सन क्या कर रहता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उनको भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एक्टिवली वो फैमिली हो या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिटी हो, सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट हम देखेंगे यहाँ पर सेरिब्रल फंक्शन के अंदर, जो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब जैसे फर्स्ट में आता है मेंटल स्टेटस। जो सेरिब्रल फंक्शन में हमने सबसे पहले देखा था मेंटल स्टेटस। अब मेंटल स्टेटस को हम कैसे असेस करेंगे कि हम देखेंगे कि पर्सन का मेंटल स्टेटस कैसा है। जैसे मेंटल स्टेटस बाय ऑब्जर्विंग द पेशेंट्स अपीयरेंस एंड द बिहेवियर। सबसे पहले फर्स्ट जब भी हम कोई भी पर्सन है तो किसी भी पर्सन को असेस करने के लिए, हाँ, या फिर किसी भी पर्सन को देख के उसके बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी से ही हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि पर्सन कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मेंटल स्टेटस को असेस करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट्स की अपीयरेंस एंड द बिहेवियर, दैट मीन्स वो अपने आप को किस वे में प्रेजेंट कर रहा है, अपनी नॉर्मली ग्रूमिंग मेंटेन कर रखी है या नहीं कर रखी है, या फिर उसका बिहेवियर कैसा है, नॉर्मल है या फिर वो जो अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर उसको बिहेवियर है। सेकेंड हम असेस करते हैं नोटिंग द पेशेंट्स ड्रेस, ग्रूमिंग एंड द पर्सनल हाइजीन। पर्सन को हम, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हम असेस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे जो भी पर्सन है उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसा है, पर्सन अपने आप को ग्रूमिंग अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन है या नहीं है। दैट मीन्स अगर पर्सन की ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रूमिंग भी अच्छी है, इवन पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन है, दैट मीन्स पर्सन है वो मेंटली फिट है, पर्सन के अंदर कोई अबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, उसका मेंटल स्टेटस नॉर्मल है। अदर हम देखते हैं पर्सन का पोस्चर, गेस्चर, मूवमेंट्स एंड द फेशियल एक्सप्रेशन। क्योंकि नॉर्मल पर्सन है उसको भी हम यहाँ पे पोस्चर, गेस्चर, मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन है उसके थ्रू असेस कर सकते हैं कि नॉर्मल है या नहीं है। अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर अब नॉर्मल पोस्चर रहेगा, अब नॉर्मल गेस्चर रहेगा पर्सन का, अब नॉर्मल मूवमेंट करता है, और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी विजार्ड रहेंगे, जो इनरेस्पॉन्सिव भी रह सकते हैं। तो मेंटल स्टेटस देखने के लिए हम यहाँ पर ये असेस करेंगे। सेकेंड वन आता है मोटर एक्टिविटी। अब मोटर एक्टिविटी में क्या होता है, हम इंटेलेक्चुअल फंक्शन है उसको असेस करते हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शन को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्सन की जो कैपेबिलिटी है, पर्सन की जो कैपेबिलिटी है उसको असेस करेंगे। अब पर्सन की कैपेबिलिटी को कैसे असेस कर सकते हैं, पर्सन की कैपेबिलिटी को हम जैसे पर्सन को कोई भी ऐसे कोई टास्क देंगे जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, पर्सन को हम बोलेंगे कि आप 100 से रिवर्स काउंटिंग करो। अगर पर्सन 100 से रिवर्स काउंटिंग नॉर्मल कर रहा है, दैट मीन्स उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शन है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं थॉट कंटेंट। अब थॉट कंटेंट के अंदर हम पर्सन के जो थॉट्स हैं उसको चेक करेंगे, थॉट को चेक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पर्सन का थॉट कंटेंट कैसा है, यानी स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देन सेकेंड हम देखते हैं इसके अंदर जो थॉट है वो नेचुरल है, क्लियर है, रिलीवेंट एंड कोहेरेंट है, यानी जो टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, ये हम इसके अंदर असेस करेंगे। एंड अनदर फैक्टर हम देखते हैं इमोशनल स्टेटस। अब इमोशनल स्टेटस के अंदर पर्सन का इमोशनल स्टेटस असेस करने के लिए हम जो इमोशंस हैं उसको देखेंगे, अफेक्ट, नेचुरल, इरिटेबल, एंगर, एंग्शियस, एपैथी एंड द यूफोरिक, यानी ये जो इमोशंस होते हैं उसको हम असेस करेंगे। पर्सन किसी भी चीज़ से, यानी कोई भी हम कुछ उसको बोल रहे हैं तो पर्सन अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर हम देखते हैं नेचुरल इमोशंस, नॉर्मल इमोशन होते हैं वो जो नेचुरल इमोशन होते हैं जो फ्लो के अकॉर्डिंग ही होते हैं।
सेकेंड वन आता है इरिटेबल। जो इरिटेबल क्या है, अबनॉर्मल कंडीशन में है। किसी भी चीज़ से हम कोई भी पर्सन को कुछ भी बोल रहे हैं तो पर्सन अगर इरिटेट हो रहा है, इरिटेबल है, दैट मीन्स पर्सन का इमोशन कैसा है, इरिटेबल है। हम ये समझ सकते हैं कि वो जो भी हम कुछ बोल रहे हैं उसे पर्सन इरिटेट हो रहा है, दैट मीन्स वो उसके लिए ट्रिगर पॉइंट है। देन एंगर, एंक्सियस, एंगर यानी वो अपने एंगर को एक्सप्रेस कर रहा है। एंक्सियस है, उसके अंदर एंजाइटी हो रखी है, इससे रिलेटेड। एपैथी एंड दी यूफोरिक। एपैथी का मतलब होता है, मतलब उसके अंदर सिंपैथी नहीं है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अगर किसी भी सामने किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको फील नहीं होगा कि इसको इसकी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब ऐसे लगेगा नॉर्मल कि हाँ ठीक है। उसके बाद में यूफोरिक, फीलिंग ऑफ द वेलबिंग। पर्सन है अपने, इवन पर्सन नॉर्मल नहीं है लेकिन इसके यूफोरिक का मतलब है फीलिंग ऑफ द वेलबिंग। फीलिंग ऑफ द वेलबिंग, अगर पर्सन अपने आप को एक वेलबिंग फील कर रहा है तो ये आता है यूफोरिक कंडीशन के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, पर्सन होते हैं उसके अंदर अबनॉर्मल कंडीशन होती है लेकिन फिर भी वो फील कर रहे हैं कि नहीं वो एकदम सही है। अनदर हम देखते हैं परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर हम देखेंगे हायर कॉर्टिकल फंक्शंस आते हैं जिसमें हम असेस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले विजुअल परसेप्शन को असेस करेंगे। तो अगर विजुअल परसेप्शन असेस कर रहे हैं तो हमने देखा था कि विजुअल परसेप्शन, जो विजुअल एरिया किस में प्रेजेंट था, इन दी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। परसेप्शन से रिलेटेड, अब परसेप्शन से रिलेटेड भी हम देखेंगे अगर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर कोई अबनॉर्मल कंडीशन हो गई है तो डेफिनेटली जो विजुअल परसेप्शन है वो भी चेंज हो जाएगा और इसके अंदर चांसेस होते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मीन होता है फॉल्स परसेप्शन विदाउट दी स्टिमुलाई। किसी भी तरह की स्टिमुलाई नहीं है लेकिन फिर भी उसको वो परसेप्शन, वो फॉल्स परसेप्शन है, वो फील हो पा रहा है। जैसे सामने कोई नहीं खड़ा लेकिन मुझे फील हो रहा है कि नहीं वहाँ पे कोई खड़ा है, उसको अपन बोलते हैं विजुअल परसेप्शन। और अब ये जो विजुअल परसेप्शन किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, ऑक्यूपेशनल लोब के अंदर कोई भी अब सॉरी ऑक्सीपिटल लोब है उसके अंदर कोई भी अब नॉर्मल कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से जो विजुअल एरिया है वो वहाँ पे अफेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन आता है ऑडियोट्री टू चेक द टेम्पोरल लोब। हमने देखा था कि टेम्पोरल लोब अभी देखा है कि जहां पर ऑडियोट्री फंक्शनल एरिया कहाँ पे होता है, इन दी टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब को हम असेस करेंगे। अगर यहाँ पर ऑडियोट्री जो परसेप्शन चेंज हो रहा है तो अबनॉर्मल कंडीशंस में आता है ऑडियोट्री हेलुसिनेशन। ऑडियोट्री हेलुसिनेशन, और ऑडियोट्री हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, हेलुसिनेशन दैट मीन्स फॉल्स परसेप्शन विदाउट द स्टिमुलाई। कोई किसी भी तरह की स्टिमुलाई नहीं है फिर भी उसको फील हो रहा है, दैट मीन्स अभी किसी मुझे एक्चुअल में कोई भी साउंड है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी मुझे साउंड सुनाई दे रही है, कोई अबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रही है, उसको अपन बोलते हैं ऑडियोट्री हेलुसिनेशन। और क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्पोरल लोब अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से ऑडियोट्री हेलुसिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट वन आता है टेक्टाइल। टेक्टाइल जो कंडीशन होती है वो किससे रिलेटेड होती है, किनसे रिलेटेड होती है। और हमने अभी देखा था फंक्शनल एरिया के अंदर जो जो स्किन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो आती है, जैसे सोमेटिक एरिया या फिर सोमेटोसेंसरी एरिया या फिर क्यूटेनियस एरिया है जो कहाँ पे प्रेजेंट था, इन दी पैराइटल लोब। तो यहाँ पर टेक्टाइल से रिलेटेड अबनॉर्मल कंडीशन है उसको अपन बोलते हैं टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन का मीन क्या होता है, दैट मीन्स किसी भी तरह की कोई भी स्टिमुलाई नहीं है लेकिन फिर भी मुझे फील हो रहा है, जैसे यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसको अपन बोलते हैं टैक्टाइल हेलुसिनेशन। और ये अबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हो रहा है, जैसे किसके अंदर होता है, पैराइटल लोब के अंदर कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली परसीव नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह की स्टिमुलाई को। एंड लास्ट वन आता है बॉडी पार्ट्स एंड द रिलेशन टू चेक द पैराइटल लोब। जो बॉडी पार्ट एंड दी रिलेशनशिप जिसके अंदर आता है प्रोप्रियोसेप्टर्स भी आता है। और प्रोप्रियोसेप्टर का काम क्या होता है, जो टेंडन, लिगामेंट्स एंड मसल्स जॉइंट से रिलेटेड जो भी स्टिमुलाई है उसको वो परसीव कर रहा है। तो बॉडी पार्ट्स का रिलेशनशिप, अगर हमें हमारा बॉडी पार्ट नॉर्मली कोऑर्डिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है, उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे पैराइटल लोब को ही हम असेस करेंगे। ये आता है परसेप्शन के अंदर।
एंड नेक्स्ट वन आता है लैंग्वेज एबिलिटी। अब लैंग्वेज एबिलिटी से हम क्या करते हैं, पर्सन का जो कम्युनिकेशन है वो हम चेक करते हैं कि पर्सन है जो कम्युनिकेट किस वे में कर रहा है, जो वर्बली कर पा रहा है या फिर वो लिख के कर पा रहा है। इसके साथ साथ में हम देखेंगे यहाँ पे अफेजिया। अफेजिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच। जो पर्सन है वो बोल नहीं पा रहा है उसको अपन बोलते हैं अफेजिया कंडीशन। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है इम्पैक्ट ऑन दी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट होता है, पेशेंट्स रोल इन सोसाइटी इंक्लूडिंग फैमिली एंड दी कम्युनिटी। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी पहले बताया था कि किसी भी सीवियर हेड इंजरी की वजह से पर्सन है, अब वहाँ पे डिसेबिलिटी कंडीशन भी हो गई है, पर्सन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट्स होती है। दैट मीन्स जो फैमिली मेंबर है वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लेते हैं, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंट जाती है फैमिली मेंबर के अंदर। अब वो पर्सन क्या करेगा, पहले अपने आप को एंगेज रखता था बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर। अब उसके पास में कुछ भी काम नहीं रहेगा क्योंकि एक तो डिसेबल कंडीशन हो गया है, डिसेबिलिटी हो गई है, उसके पास उसके साथ साथ में उसके पास में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। तो वो क्या करेगा, अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, जिसमें बहुत सारी फैमिली एक्टिविटी हैं उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, सोशल एक्टिविटी हैं या फिर कम्युनिटी के अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहा है। अब अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशंस में बहुत सारे इमोशनल एस्पेक्ट होते हैं, वो उसके अप्स एंड डाउन से होते रहते हैं, जिसमें हम यहाँ पे इसलिए हम देखते हैं पर्सन का पहले जैसे जो भी डिजीज कंडीशन थी उससे पहले उसका रोल क्या था और अभी सोसाइटी में उसका रोल क्या हो रखा है, जिसकी वजह से उसके अंदर उसकी लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस आया है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग। दैट मीन्स हमने जो भी ये सारा का सारा असेसमेंट किया है उसको हम कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स करेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आगे इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आगे ट्रीटमेंट प्लान कर सके। ये तो था अपना सेरेब्रल फंक्शंस वाला। देन सेकेंड वन हम देखते हैं यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व दैट मीन्स अपनी जो बॉडी है उसके अंदर 12 पेयर ऑफ दी नर्व्स होती हैं, 12 पेयर होती हैं यहाँ पर नर्व्स। ये जो 12 पेयर नर्व्स हैं ये क्या करती हैं, रिस्पॉन्ड कर रही हैं, जिसकी वजह से अब ये 3 टाइप की होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड दी मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व जैसे ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है इसके अंदर मेंशन है ये सारी की सारी सेंसरी नर्व है, एंड जो रेड कलर की इंडिकेट कर रखा है ये मोटर नर्व्स है, और जहाँ पर यहाँ पे रेड और ब्लू दोनों मेंशन है दैट मीन्स ये मिक्स नर्व है। तो ये जो सेंसरी नर्व है वो तो अपनी बॉडी पार्ट से ओरिजिनेट होंगे और वो इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं टुवर्ड्स दी ब्रेन, ब्रेन के पास में इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। जैसे अब इससे रिलेटेड स्टिमुलेशन से रिलेटेड है, चलो ये तो सोमेटो सेंसरी एरिया से रिलेटेड अलग है। जैसे मैं स्मेल कर पा रही हूँ, स्मेल कर रही हूँ किसी भी तरह की कोई भी फूड आइटम है उसकी अगर फ्रेग्रेंट मुझे फील हो रही है तो वो स्मेल है उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाने का काम है सेंसरी नर्व का। तो वो सेंसरी नर्व है वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है ब्रेन तक। और मोटर नर्व क्या होती हैं, ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, वो रेस्पॉन्ड लेके जाती है टुवर्ड्स द डिस्टल ऑर्गन, यानी जो अपनी बॉडी का डिस्टल ऑर्गन है वहां तक ये रेस्पॉन्ड लेके जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं मोटर नर्व। अब जैसे इसके अंदर सबसे पहले आती है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व है ये रिलेटेड टू द स्मेल, स्मेल से रिलेटेड है, यानी किसी भी तरह की स्मेल है उसको परसीव करने का काम होता है ओल्फैक्टरी नर्व है, उसको परसीव करेगी और उसके बाद में उसकी स्टिमुलाई को लेके जाएगी ब्रेन तक। और ये क्या किस तरह की नर्व होती है, सेंसरी नर्व है। सेकेंड वन आती है ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व है ये रिलेटेड टू द विजन, विजन से रिलेटेड है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, आई से इंफॉर्मेशन लेके जा रही है। ओल्फैक्टरी कहाँ से लेके जाएगी, फ्रॉम दी नेजल कैविटी से या नोज से इंफॉर्मेशन, स्मेल की इंफॉर्मेशन लेके जाएगी नोज से ब्रेन के पास में। दैट तो हम बोल सकते हैं ओल्फैक्टरी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये नोज से ओरिजिनेट होगी। वहीं पे ऑप्टिक नर्व है वो आई से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद में इंफॉर्मेशन लेके जाती है टुवर्ड्स दी ब्रेन। तो ये दोनों है सेंसरी नर्व। थर्ड नंबर की नर्व आती है उसको अपन बोलते हैं ओकुलोमोटर नर्व। अब नाम से इंडिकेट है ये नर्व है मोटर नर्व है। मोटर नर्व है दैट मीन्स ये रेस्पॉन्ड को कर रही है, स्टिमुलेशन को परसीव नहीं कर रही है, ये रेस्पॉन्ड को लेके जाती है टुवर्ड्स दी ऑर्गन और ये लेके जाती है आई मसल्स के पास में, आई मसल्स के पास में। जैसे ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड थर्ड वन आती है एब्ड्यूसेंस नर्व। ये तीनों ही मोटर नर्व है, ओकुलोमोटर नर्व,
थर्ड नंबर की है, फोर्थ नंबर की आती है ट्रोक्लियर नर्व एंड 6 नंबर की आती है एब्ड्यूसेंस नर्व। ये तीनों ही नर्व है मोटर नर्व है और ये सप्लाई करते हैं किसको, किस पे रेस्पॉन्ड लेके जाती हैं, ये लेके जाती हैं आई मसल्स पे, जिसमें आई मसल्स में एक्सटेंसिक मसल्स होती हैं, एक्सटेंसिक मसल्स होती हैं एंड दी इंट्रेंसिक मसल्स होती हैं। जो एक्सटेंसिक मसल्स होती हैं ये यहाँ पर रेक्टस मसल्स, रेक्टस मसल्स। अब ये रेक्टस मसल्स भी अलग अलग होती हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मिडल एंड दी लेटरल। तीन टाइप की होती हैं, सुपीरियर रेक्टस मसल्स, इंफीरियर रेक्टस मसल्स, मिडल रेक्टस मसल्स एंड दी लेटरल रेक्टस मसल्स। एंड सेकेंड वन आता है ओब्लिक, ओब्लिक मसल्स। ये ओब्लिक मसल्स भी सुपीरियर ओब्लिक मसल्स एंड दी इंफीरियर ओब्लिक मसल्स, ये तो आती है एक्सटेंसिक मसल्स के अंदर। एंड इंट्रेंसिक मसल्स के अंदर आती है सीलियरी मसल्स, सर्कुलर मसल एंड दी पेपलरी मसल्स, पेपलरी मसल्स। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों की तीनों है, ये इन आई मसल्स को सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से जैसे अपनी आई है वो ब्लिंक कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, जो भी जितने भी रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं वो यहाँ एक्सटेंसिक एंड इंट्रेंसिक जो आई मसल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कर रही है। तो उनको रेस्पॉन्ड कौन कर रही है, ओकुलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व एंड दी एब्ड्यूसन नर्व। नेक्स्ट वन आती है यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये क्या होती है, बहुत बड़ी नर्व्स होती है और ये ट्राइजेमिनल नर्व है, ये दोनों टाइप की नर्व है, दैट मीन्स सेंसरी मिक्स नर्व है। ये जो सेंसरी एंड मोटर दोनों ही रिस्पॉन्स करती है, जो अपनी जो फेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको लेके भी जाती है और उसके रिस्पॉन्ड को भी कर रही है। देन 7th नंबर की नर्व आती है जो आती है फेसियल नर्व। अब 7th नंबर की नर्व फेसियल नर्व है, तो किस तरह की नर्व है, मोटर नर्व होती है और मोटर नर्व है दैट मीन्स ये रिस्पॉन्ड को करती है। जैसे अभी अपनी जैसे अब मैं बोल पा रही हूँ तो बोलने के टाइम पर जो भी मेरे फेसियल मसल्स हैं वो एक्सप्रेस कर रही है, वो किसकी वजह से कर रही है, फेसियल नर्व की वजह से। देन 8th वन आती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ये एक सेंसरी नर्व है और ये सप्लाई, इसके अंदर दो नर्व्स होती हैं जो आगे जाके एक साथ में कंबाइंड हो जाती हैं, वेस्टिबुलर नर्व एंड दी कोक्लियर नर्व। और ये ओरिजिनेट होती हैं ईयर से, ईयर से ओरिजिनेट होती हैं और उसके बाद में ये कहाँ पे जाती हैं, इन दी ब्रेन। ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगी रिलेटेड टू दी, किससे रिलेटेड, हियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो लेके जाएंगी ब्रेन पे। जैसे वेस्टिबुल नर्व है इसका काम होता है बैलेंस को मेंटेन करना, और जो कोक्लियर बैलेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगी ब्रेन के पास में। वहीं पे जो कोक्लियर नर्व है वो लेके जाती है साउंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो ब्रेन के अंदर लेके जाती है। 9th नंबर की नर्व आती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो क्या होता है, टंग, फेरिंग्स, टंग, फेरिंग्स और जो सराउंडिंग की मसल्स हैं उसको सप्लाई कर रही है। अब यहाँ पर ये मोटर नर्व मिक्स नर्व है जिसमें सेंसरी एंड मोटर दोनों ही रेस्पॉन्ड कर रही हैं। देन 10th नंबर की नर्व आती है वेगस नर्व, और ये जो वेगस नर्व है वो भी सेंसरी एंड मिक्स नर्व है और ये अपनी बॉडी के बहुत सारी पार्ट्स को सप्लाई करती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जीआई सिस्टम है एंड दी रीनल सिस्टम। इन सबको ये सप्लाई, इसकी इंफॉर्मेशन भी लेके आती है और इसको रेस्पॉन्ड भी कर रही है। देन 11th नंबर की नर्व आती है असेसरी नर्व। असेसरी नर्व है ये सप्लाई करती है यहाँ पर लैरिंग्स एंड दी फेरिंग्स को, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स का। हाइपोग्लोसल नर्व है, ये हाइपोग्लोसल नर्व है जो अपनी जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर ही इसको सप्लाई करती है, हाइपोग्लोसल नर्व। जहाँ पे हायोइड बोन्स होती है उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी सप्लाई करेगी, ये इसका रिस्पॉन्ड करती है। तो ये सारी की सारी है क्रेनियल नर्व। अगर ये क्रेनियल नर्व कहीं पर भी कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन हो गई है तो ये फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगी, इसलिए हम यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर क्रेनियल नर्व को भी असेस करते हैं। देन नेक्स्ट वन हम देखते हैं मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम देखने हैं तो मोटर सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर 5 टाइप के कंपोनेंट्स देखेंगे, दैट मीन्स अपनी बॉडी किस वे से रेस्पॉन्ड कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। जैसे अगर ये मैं स्टिमुलाई दे रही हूँ तो ये जो मेरी स्केलेटल मसल्स हैं वो प्रॉपरली रेस्पॉन्ड कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल और है,
अ पीस ऑफ द ग्लास, ग्लास का पीस है जो मेरी स्किन को कहीं पर भी हर्ट हो गया यानी चुभ गया, तो उस कंडीशंस में क्या हुआ, जो ही वो अंदर की साइड में चुभेगा स्केलेटल मसल्स उसी टाइम पे रेस्पॉन्ड करेंगे और वो हटा लेती हैं, वहां से वो हटा लेती हैं। तो वो किसकी वजह से रेस्पॉन्ड कर रही है, मोटर रेस्पॉन्स की वजह से, मोटर सिस्टम की वजह से, कि वो वहां से हटा रही है, ज्यादा डैमेज होने से प्रिवेंट कर रही है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो वो मसल कौन कर रही है, स्केलेटल मसल्स हैं, वो वहां पे रेस्पॉन्ड कर रही है। तो यहाँ पर हम स्केलेटल मसल से रिलेटेड ही कंपोनेंट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है मसल साइज। अगर नॉर्मल मसल साइज है दैट मीन्स जो पर्सन है उसकी जो मसल एक्टिविटी है वो नॉर्मल रहेंगी, और अगर मसल डिस्ट्रोफी कंडीशन हो गई है, मसल वीक हो गई है, उस कंडीशंस में प्रॉपरली पर्सन है वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ऑब्जर्व द पोस्चर एंड द गेट। अब ये जो मसल साइज है हम पर्सन के डायरेक्टली हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू असेस कर सकते हैं पर्सन का पोस्चर क्या है और उसका गेट क्या है। इन दोनों के असेस के थ्रू, इन दोनों को देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन की मसल साइज क्या है। सेकेंडरी हम देखते हैं मसल टोन। मसल टोन दैट मीन्स पर्सन के अबनॉर्मल कंडीशन को असेस करने के लिए हम देखते हैं अबनॉर्मलिटी इन द मसल टोन, जैसे पर्सन की रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी एंड द फ्लेसिडिटी। इसके अंदर पर्सन की मसल टोन नॉर्मल है तब तो यहाँ पे पर्सन नॉर्मल कंडीशन में रहेगी, लेकिन अगर अबनॉर्मल कंडीशन हो गई, जैसे मसल्स हैं वो रिजिड हो जाएंगी, प्रॉपरली कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, स्पास्टिसिटी लैक ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन, किसी भी तरह का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है। स्पास्टिसिटी दैट मीन्स हाइपर एक्टिव, स्पास्टिसिटी का मतलब होता है हाइपर एक्टिव हो जाने लगता है, मसल सब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। एंड लास्ट वन आता है फ्लैसिड दैट मीन्स लैक ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन, पर्सन के अंदर किसी भी तरह का कॉन्ट्रेक्शन, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मसल टोन को हम यहाँ पर असेस कर लेंगे। नेक्स्ट वन हम देखते हैं मसल स्ट्रेंथ, कि मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे वेट बियरिंग एक्टिविटी से हम देखते हैं कि मसल की स्ट्रेंथ कितनी है, मसल कितनी वेट को बियर कर पा रहे हैं या फिर कितनी फिजिकल एक्टिविटी को वो नॉर्मली टॉलरेट कर पा रहा है, इसको अपन देखते हैं मसल स्ट्रेंथ। जैसे असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू फ्लेक्स और एक्सटेंड द एक्सट्रीमिटीज अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसके फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन को, एक्सट्रीमिटीज के एक्सटेंशन को असेस कर पाते हैं रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे सिंपल सी, जैसे मेरा ये हैंड्स है, अब क्या होता है, जैसे इसके अंदर मुझे ये क्या करना है, इसकी मसल स्ट्रेंथ को देखने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से प्रेशर कंटिन्यूसली नीचे की साइड में लगा रही हूँ, यहाँ से प्रेशर नीचे की साइड में कंटिन्यूसली लगाऊं, और एक तो मैं यहाँ से तो प्रेशर लगा रही हूँ लेकिन यहाँ से मसल्स क्या करेगी, नीचे की साइड में होने से प्रिवेंट करेगी। जैसे हम करते हैं पंचिंग वाला, वैसे इसमें क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ से तो प्रेशर लगा रही हूँ लेकिन मैं यहाँ से भी स्ट्रेंथ लगाऊंगी कि ये मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं कर पाए। तो ये सारे का सारा हम देखते हैं इसके अंदर मसल स्ट्रेंथ के अंदर। नेक्स्ट वन आता है मसल कोऑर्डिनेशन। मसल कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स इसके अंदर हम देखेंगे कि जो अपनी एक्सट्रीमिटीज हैं वो कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है, किसी भी तरह की स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग वो कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है। मसल स्ट्रेंथ जो अपनी स्केलेटल मसल्स होती हैं एक्सट्रीमिटीज की, वो कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है। एंड लास्ट वन आता है बैलेंस एंड दी कोऑर्डिनेशन। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या देखेंगे, टू चेक द अटेक्सिया, कोऑर्डिनेशंस एंड द बैलेंस ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। अटेक्सिया का मतलब होता है जो पर्सन है वो वहाँ पर लंबे टाइम तक एक जगह तक खड़े नहीं रह पा सकता है अटेक्सिया कंडीशंस में, जिसमें हम देखते हैं बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। यानी एक जो पर्सन है जो अपने आप को किस वे के अंदर प्रेजेंट कर सकता है, वो मसल एक्टिव रह पा रही हैं या नहीं रह पा रही हैं, जो बैलेंस स्केलेटल मसल्स का बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, वो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सर आते हैं इसके अंदर मोटर सिस्टम के अंदर। देन नेक्स्ट वन हम देखते हैं जो मसल स्ट्रेंथ है उसको भी हम यहाँ पर एक स्केल के थ्रू देखेंगे कि मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है पर्सन की, और उसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे देखेंगे कि पर्सन की मसल स्ट्रेंथ कितनी है, और जितनी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी उतना ही पर्सन का जो मोटर रिस्पॉन्स है वो प्रॉपरली रहेगा। अब इसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सन के जो लेवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन है या फिर स्ट्रेंथ है उसको हम असेस करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे 0 to 5 मार्क्स दे रखे हैं। जिसमें फर्स्ट वन आता फुली पावर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, यानी किसी भी तरह की कोई भी स्टिमुलाई है, जो भी स्टिमुलाई है उस टाइम पे वो उसी टाइम पे वो हाथ के हाथ पावरफुल रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम यहाँ पर देते हैं उसको 5 का स्कोर, जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्ड होता है। मसल स्ट्रेंथ कब होगी, जब जो ही किसी भी तरह की हम स्टिमुलाई दे रहे हैं तो उसी टाइम पे वो पावरफुल एक्ट कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर फुल पावर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम स्कोर देते हैं 5 का स्कोर। सेकेंड वन आता फेयर बट फुल नॉट फुल पावर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमने क्या किया
किसी भी तरह की स्टिमुलाई दी, अब उसने क्या एकदम धीरे से डिले से हल्का सा कर दिया, फुल पावर से नहीं किया है, उसको अपन बोलते हैं फेयर बट नॉट फुल पावर ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन। तो हम यहाँ पर देंगे स्कोर, उसको 4 का स्कोर देंगे। थर्ड वन आता है जस्ट सेटिस सफिशियंट स्ट्रेंथ, मतलब एक सफिशियंट स्ट्रेंथ है, जैसे किसी भी वजह से कोई भी, जैसे ए पीस ऑफ ग्लास है जो मेरी स्किन को हर्ट कर रहा है, उस कंडीशंस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हर्ट होने से तो बचा लूंगी, लेकिन उसको धीरे धीरे से मैं वहाँ से हटाऊंगी। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, वो डैमेज होता रहे, मैं उसको हटा लूंगी, लेकिन एकदम धीरे धीरे से हटाऊंगी। उसको अपन बोलते हैं जस्ट सफिशियंट स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो जस्ट सफिशियंट है, बस हाथ काम तक चल सकता है, उतना ही है। तो हम इसको स्कोर देंगे 3 का स्कोर। नेक्स्ट वन आता है द एबिलिटी टू मूव बट नॉट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। द एबिलिटी टू मूव बट नॉट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। वो अपने आप को मूव तो कर सकता है, लेकिन जो होता ओवरकम द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स पर्सन है, जैसे क्या होता है उसको, जैसे हम देखते हैं एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज में हम क्या करेंगे, जैसे पैर को, एक पैर को थोड़ी देर ऊपर रखा, अब उसने एक बार ऊपर तो कर लिया, इतना तो होगा, मूव तो कर रहा है, लेकिन वो लंबे 5 मिनट तक एक पैर को अपने ऊपर नहीं कर सकता है, या फिर 1-2 मिनट तक भी वो नहीं रख पा रहा है। ये होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वो यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तब हम यहाँ पर देते हैं स्कोर 2। नेक्स्ट वन आता है मिनिमल कॉन्ट्रेक्शन पावर, बहुत कम पावर, बहुत कम न के बराबर पावर होते हैं, उसको हम देंगे स्कोर 1। एंड लास्ट के अंदर नो कॉन्ट्रेक्शन स्कोर 0। तो यहाँ पर मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे 0 to 5 का स्कोर देंगे, और उसी के लेवल पे हम देखते हैं कि अपनी मसल है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी स्ट्रेंथ नहीं है। नेक्स्ट सिस्टम आता है सेंसरी सिस्टम। मोटर सिस्टम के बाद में आता है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम रिलेटेड टू दी सेंसेशन, अपनी बॉडी में किसी भी तरह की सेंसेशन फील हो रही है, किसी भी तरह की, जैसे ये तो क्या है टेक्टाइल सेंसेशन है, यानी स्किन से रिलेटेड सेंसेशन है, जो किसी भी तरह की सेंसेशन है उसको परसीव करने वाला सिस्टम, उसको अपन बोलते हैं सेंसरी सिस्टम। Sensory examination is subjective and complex in the nature. Assessment of sensory system involve of the following tests. Sensory examination क्या है? Subjective response होता है, that means person बताएगा, यानी किसी भी तरह का, हम किसी भी तरह से जैसे पर्सन को पिंच कर रहे हैं तो वो रेस्पॉन्ड बताएगा कि उसको ये फील हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर किसी भी तरह का वाइब्रेशन दे रहे हैं तो पर्सन फील करेगा, बताएगा कि उसको वाइब्रेशन फील हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। सब्जेक्टिव दैट मीन्स जो पर्सन है वो वहाँ पर इसको बताएगा। अब इसके अंदर फर्स्ट वन आता है टेक्टाइल सेंसेशन। टेक्टाइल सेंसेशन आता है रिलेटेड टू द स्किन से रिलेटेड। अब स्किन से रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका सेंसेशन देखने के लिए कोई भी एक लाइट वेटेड कुछ भी है, सो सॉफ्ट बहुत, जैसे हैंकी ले लो या फिर हम कॉटन ले लो, हल्का सा उसको स्वाइप करेंगे उसके ऊपर, अगर वो फील कर पा रहा है उससे रिलेटेड, उसको फील कर पा रहा है तो हम समझ लेंगे कि उसका टेक्टाइल सेंसेशन है वो नॉर्मल है। दैट मीन्स स्किन से रिलेटेड जो अपनी स्किन है, क्यूटिनेस लेयर होती है, उसके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसिटिव नर्व सेल्स, दैट मीन्स वो नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं। लाइटली टचिंग ए स्वैब एंड आस्किंग हिम टू द कोरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। मतलब हम हल्का सा टच करेंगे तो उससे पूछेंगे कि आपको कौन सी साइड पे ये टच हो रहा है, अगर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पा रहा है दैट मीन्स उसका स्किन से रिलेटेड सेंसेशन है वो नॉर्मल है। अब इसके अंदर भी हम देखेंगे, नेक्स्ट वन आता है सुपरफिशियल पेन। अब अगर इट कैन असेस बाय द पेशेंट सेंसिटिविटी टू ए शार्प ऑब्जेक्ट। सुपरफिशियल पेन को हम कैसे असेस कर सकते हैं, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है हम क्या करेंगे, उसको पिनअप करेंगे। अगर पिंचअप कर रहे हैं तो वो पेन फील कर पा रहा है, सुपरफिशियली पेन फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट वन आता है वाइब्रेशन, यानी हम जो स्किन पे उसको वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई वाइब्रेशन अप्लाई करेंगे और फिर हम पर्सन से पूछेंगे कि आपको कौन से बॉडी पार्ट के ऊपर वाइब्रेशन फील हो पा रहा है। वाइब्रेशन शुड बी इवेल्युएटेड थ्रू द यूज ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी टर्निंग फोक्स। जो टर्निंग फोक होती है उसकी की लो फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी हम वाइब्रेशन पर्सन से क्या देखेंगे कि वो फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एंड लास्ट वन आता है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन रिलेटेड टू दी जॉइंट्स, लिगामेंट, मसल्स एंड टेंडन से रिलेटेड होती है, जिससे हम देखेंगे कि वहाँ पर किसी भी तरह की स्टिमुलाई यानी वहाँ पर सेंसेशन प्रेजेंट है या नहीं है। पोजिशन सेंस इज डिटरमाइंड बाई आस्किंग द पेशेंट टू क्लोज बोथ आइज एंड इंडिकेट एज द टॉय मूवमेंट अप एंड डाउन फॉर द डायरेक्शन। अब प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर हम क्या बोलेंगे, जैसे पर्सन है
क्योंकि हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे पर्सन को, जैसे आप अपनी आइज क्लोज कर लो और आइज क्लोज करने के बाद में हम उसको कमांड्स करेंगे कि जो राइट लेग है, आपकी राइट लेग है, उसकी फिंगर को आपको अप एंड डाउन मूव करना है। जो टॉय होती है अपनी अप एंड डाउन है, उसको मूव करना है राइट फिंगर को, उसको देखना नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो देख के करेगा वो कोऑर्डिनेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है प्रोप्रियोसेप्शंस के, मतलब वहाँ के नॉर्मल फंक्शंस हैं, वो जो नॉर्मल लिगामेंट्स हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, टेंडन्स होती हैं, वो नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये हम देखते हैं सेंसरी सिस्टम के अंदर। एंड लास्ट वन इसके अंदर आता है रिफ्लेक्सेस। किसी भी तरह की स्टिमुलाई देते हैं तो वो अपनी बॉडी क्या करती है, स्पॉन्टेनियसली रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द मोटर रिफ्लेक्शंस आर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन रेस्पॉन्स टू अब्रप्ट स्ट्रेचिंग नियर द साइट ऑफ द मसल्स इंसर्शन। इसके अंदर क्या होता है, मोटर रिफ्लेक्सेस होता है जो एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो किसी भी तरह से बाहर से कोई भी स्टिमुलाई होगी उस कंडीशंस में मसल है स्ट्रेच करेंगे और वहां से कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन आता है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड सेकेंड वन आता है सुपरफिशियल और द क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के अंदर यहाँ पे बाइसेप्स, ट्राइसेप, ब्रैकियोरेडियल, एंकल एंड दी पटेलर रिफ्लेक्सेस आते हैं, जिसमें क्या जो कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन होती है, जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं स्पेसिफिकली पैरालिसिस वाले पेशेंट, तब जो डॉक्टर आता है वो यहाँ पे एक हमर लेके आता है और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ पे वो हल्का हल्का वहाँ पे प्रेस करता है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन देखेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर एंकल पे दे रहे हैं तो जो अपनी टॉय होती है, जो थंब है एंड जो फिंगर्स होती हैं, वहाँ पे वो रेस्पॉन्ड करेगा। जैसे अगर यहाँ पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो जो मेरा थंब है वो रेस्पॉन्ड करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो मेरा जो थंब है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर प्रेशर देने के बाद में, क्योंकि जो पेन रिसेप्टर है, इवन क्योंकि इसके अंदर एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ द सेंसेशन, जो किसकी वजह से होती है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस की वजह से, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन आता है सुपरफिशियल और द क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस। सुपरफिशियल और क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस के अंदर हम देखते हैं एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस, प्लांटर रिफ्लेक्सेस एंड बेबी स्किन रिफ्लेक्सेस। जो एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस है, यानी जो भी किस पेशेंट है उसके एब्डोमिनल कैविटी है, उस पे हम यहाँ पर हल्का फुल्का पालपेट करके और वहाँ की रिफ्लेक्शन को हम चेक करते हैं। सेकेंड होता है प्लांटर रिफ्लेक्सेस। प्लांटर रिफ्लेक्सेस यानी कोई भी पैरालिसिस वाला पेशेंट है, अब उसके हम रिफ्लेक्सेस को चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो हील पार्ट होता है, जो पैर का हील पार्ट होता है, हम क्या करेंगे वहाँ पे किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट है, जो शार्प ऑब्जेक्ट इतना भी नहीं कि उस स्किन को डैमेज कर सके, शार्प ऑब्जेक्ट इतना कि वो सेंसेशन को फील कर सके, तो हम क्या करेंगे वहाँ से जो हील पार्ट है उस पर हम उसको ऐसे थोड़ा सा प्रेशर करते हैं, और जो ही प्रेशर करेंगे तो रिफ्लेक्शन में के अंदर होगा, जो टॉय होती हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी, जो टॉय होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसको अपन बोलते हैं प्लांटर रिफ्लेक्सेस। एंड लास्ट वन आता है बेबिंस्की रिफ्लेक्सेस। बेबिंस्की रिफ्लेक्सेस के अंदर क्या होता है, जो अपनी एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन करती हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जैसे 5-6 महीने के बच्चे होते हैं, अगर हम उसको गोद में लेते हैं, अच्छे से क्रेडल करते हैं उस टाइम पे, और अगर हम उसको हल्का सा ऐसे अप्स एंड डाउन हल्का सा करेंगे तो उस कंडीशंस में उनकी जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं बाहर की साइड में एक्सटेंड कर रही है, उसको अपन बोलते हैं, जो एक्सटेंड कर रही है वो एक रिफ्लेक्शन है और उसको अपन बोलते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्सेस। तो ये आते हैं अपने रिफ्लेक्सेस के अंदर। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ग्लासगो कोमा स्केल, जो भी एक हम लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस है पर्सन का वो असेस करने के लिए करते हैं, और वो भी एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का ही पार्ट है। ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो, अब हम देखेंगे ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, एक स्केल है जिससे हम ये असेस कर सकते हैं कि पर्सन का कॉन्शियसनेस कितना है, यानी पर्सन है वो कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस कंडीशन में है, कंप्लीटली अनकॉन्शियस कंडीशन में है, या फिर डीप अनकॉन्शियस है। डीप अनकॉन्शियस दैट मीन्स कोमा कंडीशन में है। तो जो लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस है उसको असेस करने के लिए हम यहाँ पे एक स्केल को काम में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। अब ये जो ग्लासगो कोमा स्केल होते हैं, इसके अंदर हम 3 पैरामीटर्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले वाला आता है आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, यानी जो पर्सन है उसकी आई से रिलेटेड ओपनिंग, आई ओपनिंग से रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे कि पर्सन का रेस्पॉन्ड कैसा है आई से रिलेटेड, तो हम इसको देते हैं, स्कोर देते हैं नंबर में 4। सेकेंड वन आता है वर्बल रिस्पॉन्स,
पर्सन है वो रिस्पॉन्ड वर्बली रिस्पॉन्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको हम स्कोर देते हैं स्कोर 5। एंड लास्ट वन आता है मोटर रिस्पॉन्ड। मोटर रिस्पॉन्ड यानी जो भी पर्सन है हम उसको किसी भी तरह से कोई भी कमांड्स देते हैं तो वो फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जैसे जो पर्सन है, पेशेंट है, वो लेटा हुआ है और हम क्या करेंगे, उसके मोटर रिस्पॉन्स को देखने के लिए हम ऐसे बोलेंगे कि आप अपने राइट हैंड को थोड़ा सा राइज कीजिए। अगर वो राइट हैंड को अपने अकॉर्डिंग राइज कर रहा है दैट मीन्स उसका मोटर रिस्पॉन्स है वो फुली है। तो हम यहाँ पर मोटर रिस्पॉन्स में हम स्कोर देते हैं 6 का। ग्लास्को कोमा स्केल इज अ टूल फॉर असेसिंग अ पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ग्लास्को कोमा स्केल क्या है, एक टूल है जिसमें हम पेशेंट के रेस्पॉन्ड को सर्च करते हैं स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। जो भी स्टिमुलाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का रिस्पॉन्ड कैसा है, या फिर हम बोल सकते हैं पर्सन्स का कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, उसको असेस करने के लिए हम यहाँ पे ग्लास्को कोमा स्केल को लेते हैं। देन स्कोर रेंज फ्रॉम द 3 to 15 इन 3 स्कोर इंडिकेट डीप कोमा एंड 15 स्कोर इंडिकेट नॉर्मल कॉन्शियसनेस। अब इसके अंदर जो स्कोर होता है वो होता है 3 to 15 के बीच में स्कोर होता है। तो अगर 3 से का स्कोर है दैट मीन्स पर्सन है वो डीप कोमा के अंदर है, डीप स्लीपिंग या फिर डीप अनकॉन्शियस कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं कोमा में है। और अगर 15 का स्कोर है दैट मीन पर्सन है वो फुल्ली कॉन्शियस है। ग्लास्को कोमा स्केल इज अ क्लिनिकल टूल यूज टू ऑब्जेक्टिवली मेजर अ पेशेंट्स लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। पेशेंट के कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए हम यहाँ पर ग्लास्को कोमा स्केल लेते हैं। अगर यहाँ पे पर्सन है, जैसे पर्सन का स्कोर है 13 to 15 के बीच में है, 13 to 15 के बीच में है, अगर पर्सन का स्कोर 13 to 15 के बीच में है तो पर्सन है वो फुल्ली कॉन्शियस है। फुल्ली कॉन्शियस है। अगर 13 to 15 के बीच में उसका स्कोर है तो पर्सन है वो फुल्ली कॉन्शियस है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अगर पर्सन का कॉन्शियसनेस 10 to 12 के बीच में है, 10 to 12 के बीच में है तो पर्सन है सेमी कॉन्शियस। सेमी कॉन्शियस पर्सन है सेमी कॉन्शियस, 10 to 15 का स्कोर है। और अगर कॉन्शियसनेस आ रहा है 8 to 10 के बीच में तो पर्सन है अनकॉन्शियस। यानी पर्सन है वो कंप्लीटली बेहोश हो रहा है। क्लास के अंदर हम देखते हैं 3 to 8 के बीच में है या फिर बिलो 8, 8 से कम और 3 के बीच में है तो ये आता है पर्सन इन दी कोमा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डीप स्लीप, डीप कोमा या फिर डीप अनकॉन्शियसनेस कंडीशन। तो ये जो स्कोर है उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन है वो फुली कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस कंडीशन में है या फिर कोमा के अंदर है। जो हम यहाँ पर 3 पैरामीटर देखेंगे, आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स एंड दी मोटर रेस्पॉन्स। अब इन स्केल के थ्रू ही हम यहाँ पर असेस करेंगे। जैसे फर्स्ट वन हम देखते हैं आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। अब आई ओपनिंग रेस्पॉन्स के अंदर भी हमारे यहाँ पर 4 पैरामीटर्स हैं, हम 4 पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखेंगे जिसमें मिनिमम स्कोर 1 का रहेगा और मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर 4 का रहेगा। जैसे अगर पर्सन है वो अपनी आई स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है दैट मीन्स हम स्कोर देंगे इसको 4 का। स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है, जैसे पेशेंट है, पेशेंट बेड पे लेट रहा है और जो ही डॉक्टर्स आते हैं विजिट करने या फिर जो भी नर्सिंग पर्सोनेल आते हैं मेडिकेशंस के लिए उस टाइम पर भी आई अगर वो स्पॉन्टेनियसली ओपन कर रहा है दैट मीन्स पर्सन है वो यहाँ पर उसको स्कोर हम देंगे 4 का स्कोर। या फिर जो पर्सन है वो हम अगर पेशेंट के पास में गए हैं और उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर हम आवाज़ लगाते हैं, पेशेंट का नाम से उसको आवाज़ लगाएंगे और आवाज़ से अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हम स्कोर देंगे इसको 3 का स्कोर। और अगर हमने आवाज़ दी उसके बाद में भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है देट हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैपिंग करेंगे। पहले हम लाइटली टैपिंग करेंगे पर्सन को, अगर लाइटली टैपिंग नहीं किया है, से भी रेस्पॉन्ड नहीं किया है, देन हम क्या करेंगे जो भी उसके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं उस पर हल्का सा यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से पेन रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो। और अगर पेन से वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है देन हम यहाँ पे स्कोर देंगे उसको 2 का।
और अगर फिर भी वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, पेन से भी वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो हम स्कोर देंगे यहाँ पर 1 का। अगर यहाँ पर 1 का स्कोर है, दैट मीन पर्सन है किस में है, कोमा के अंदर, रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है तब। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्ड के अंदर पर्सन अपनी जो भी इमोशंस हैं उसको वो एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जो भी हम उससे पूछ रहे हैं उस पर वो रेस्पॉन्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वर्बली रेस्पॉन्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो हम देखेंगे, जिसमें हम स्कोर देते हैं 5, वहाँ 1 से लेके 5 का स्कोर होता है। मैक्सिमम स्कोर 5 रहेगा और मिनिमम स्कोर यहाँ पे 1 का रहेगा वर्बल रिस्पॉन्स में, जिसमें फर्स्ट वन आता है ओरिएंटेड, यानी पर्सन है वो फुली ओरिएंटेड है, किससे रिलेटेड, प्लेस, पर्सन एंड द टाइम, प्लेस, पर्सन एंड द टाइम, यानी पर्सन को पता है कि वो कहाँ पर है, पर्सन को ये भी पता है कि वो किससे बात कर रहा है, और उसको ये भी पता है कि अभी डे का कौन सा टाइम हो रखा है। तो अगर यहाँ पे ये फुली ओरिएंटेड है, प्लेस, पर्सन एंड टाइम से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे स्कोर देंगे इसको 5 का स्कोर। और अगर पर्सन कंफ्यूज्ड है, एग्जैक्टली उसको नहीं पता कि वो किससे बात कर रहा है या फिर कौन सी जगह पे है, तो वो एकदम सही एक्यूरेट आंसर नहीं कर पा रहा है, देन हम यहाँ पर देते हैं पर्सन को आंसर, यहाँ पे स्कोर देंगे 4 का। नेक्स्ट वन आता है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब वो प्रॉपरली वर्ड से यूज में नहीं ले पा रहा है, तब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं 3 का, इनअप्रोप्रिएटली वर्ड्स। एंड लास्ट वन आता है इनकम्प्रीहेंसिव साउंड। इनकम्प्रीहेंसिव साउंड मतलब पर्सन है वो रिस्पॉन्ड तो देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो बोल पा रहा है वो समझ नहीं, क्योंकि वो ऐसा बोल पा रहा है जिससे वो कोई समझ नहीं सकता, जैसे बड़बड़ाने लग जाना, पर्सन हो बार बार बर्बरिंग कर रहा है, इवन वो ऐसा साउंड है जो अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा है, लेकिन बाहर वो मैसेज है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पा रहा है, इसको अपन बोलते हैं अनकम्प्रीहेंसिव साउंड, जिसमें हम यहाँ पे स्कोर देंगे उसको 2 का स्कोर। और अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, किसी तरह का वर्बल रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, देन हम यहाँ पे स्कोर देंगे उसको 1 का स्कोर। तो यहाँ पे स्कोर कितना होगा, 1 to 5 का स्कोर रहेगा, मिनिमम स्कोर 1 रहता है और मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर रहेगा 5 का, किसके अंदर, वर्बल रिस्पॉन्स। एंड लास्ट के अंदर हम देखते हैं बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स के अंदर हम यहाँ पर उसका रिस्पॉन्ड देखेंगे कि जो भी हम स्टिमुलाई दे रहे हैं, किसी भी तरह की स्टिमुलाई, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जिसमें फर्स्ट वन आता है। अब इसके अंदर हम रिस्पॉन्स देते हैं तो जो मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, मिनिमम स्कोर रहेगा 1 का और मैक्सिमम स्कोर रहेगा 6 का, जिसमें फर्स्ट वन आता है ओबे कमांड्स, यानी जो भी हमने उसको कमांड्स दी है उसको वो फॉलो कर रहा है। जैसे हमने बोला कि आप अपने राइट हैंड को ऊपर करो, तो अगर वो राइट हैंड को ऊपर कर रहा है दैट मीन्स वो फुल्ली मोटर रिस्पॉन्स उसका फुल्ली है, तो हम यहाँ पे स्कोर देंगे उसको 6 का। देन लोकलाइज द पेन, अगर हम उसको कहेंगे कि आप अपने राइट हैंड को ऊपर करो, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं यहाँ पर तो पेन हो रहा है मुझे, मेरा मेरा हाथ है वो ऊपर नहीं उठ पाएगा, तो उस कंडीशंस में लोकलाइज पेन, यानी मतलब वो बता पा रहा है कि यहाँ मुझे पेन हो रहा है, इसकी वजह से मैं इसको नहीं हिला पा रहा हूँ, तो रेस्पॉन्ड देते हैं हम यहाँ पर 5 का। नेक्स्ट वन आता है विड्रो, यानी हमने बोला कि आप अपना हाथ को ऊपर करो, तो ना तो वो बता रहा है कि पेन हो रहा है और ना ही वो उसको उठा पा रहा है, वो कुछ नहीं करेगा, इसको अपन बोलते हैं विड्रो, यानी कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको अपन स्कोर देंगे स्कोर 5 का। नेक्स्ट वन आता है फ्लैक्सन। फ्लैक्सन दैट मीन्स हमने किसी भी तरह की उसको स्टिमुलाई दी तो वो फ्लैग्स हो गया, जैसे किसी भी तरह की जो एक्सट्रीमिटीज है, अगर हमने एक्सट्रीमिटीज पे किसी भी तरह की स्टिमुलाई दी है तो उसने क्या कर लिया, अपने आप को फ्लैक्स कर लिया है, वो अंदर इन्वर्ट्स हो गया है। तो अगर फ्लैक्सन हो रहा है तो हम यहाँ पे स्कोर देंगे उसको 3 का। और अगर हमने स्टिमुलाई दी है और वो एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड हो रही है, एक्सट्रीमिटीज वो बाहर की साइड में एक्सटेंड हो रही है टुवर्ड्स द आउटसाइड, तो उस कंडीशंस में हम यहाँ पे स्कोर देते हैं उसको 2 का। और अगर किसी भी तरह का रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है देन हम यहाँ पे उसको देंगे 1 का स्कोर। तो ये जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ग्लासको-कोमा स्केल के थ्रू हम देखेंगे कि पर्सन का कॉन्शियसनेस कितना है। जो मिनिमम स्कोर कितना रहेगा, 3 रहेगा टोटल, और मैक्सिमम स्कोर रहेगा 15 है, वो फुल्ली कॉन्शियस रहता है, फुल्ली कॉन्शियस रहेगा। इन तीनों का मिला के हम स्कोर करते हैं, और जो 3 का स्कोर है दैट मीन्स वो कोमा के अंदर है, कोमा में है, पर्सन है वो डीप कोमा के अंदर है। अगर 3 का हो तो वो डीप कोमा के अंदर है। तो ये है अपना ग्लासको-कोमा स्केल, जिसमें हम असेस कर सकते हैं कि पर्सन का जो कॉन्शियसनेस है वो कैसा है। एंड लास्ट इसके अंदर एक टॉपिक बचा है
वो आता है ट्रोमा स्कोर। ट्रोमा स्कोर इवेलुएट करेंगे, क्योंकि अगर हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन उसको असेस कर रहे हैं, और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन वो डिसफंक्शनल क्यों हुए हैं, किस तरह का ट्रोमा हुआ है, उसको असेस करने के लिए हम देखते हैं ट्रोमा स्कोर। अब ट्रोमा स्कोर के अंदर भी हम अलग अलग देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं रेस्पिरेटरी रेट को, क्योंकि किसी भी तरह से अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज कंडीशन हुई है तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो सबसे पहले हाइपर रेस्पॉन्सिव होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ऑल्टर होना स्टार्ट कर देती हैं, जिसमें हम स्कोर देते हैं 0 to 4। स्कोर रहेगा यहाँ पर 0 to 4 का स्कोर, मिनिमम स्कोर 0 रहेगा एंड मैक्सिमम स्कोर है यहाँ पर 4 का रहेगा। अब अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट है जो 10 to 24 पर मिनट्स है, 10 to 24 ब्रीथ पर मिनट अगर रेस्पिरेटरी रेट है, दैट मीन्स हम यहाँ पे स्कोर दे रहे हैं उसको 4 का, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है अपनी 16 नॉर्मल अडल्ट की हम देखते हैं नॉर्मल 16 होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लास इंटरवल में देखेंगे तो 10 to 24 के बीच में भी अगर है तो दैट मीन्स वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ही है। तो अगर यहाँ पर 4 नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 10 to 24 ब्रीथ पर मिनट में है तो हम यहाँ पे स्कोर दे रहे हैं उसको 4 का। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई है 24 to 35 के बीच में आ गई है, दैट मीन्स यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई है, हाइपर स्टिमुलेटेड हो गया है रेस्पिरेटरी सेंटर, उस कंडीशंस में हम यहाँ पर दे रहे हैं स्कोर 3, क्योंकि ट्रोमा कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन आता है जो रेस्पिरेटरी रेट है मोर देन 36 ब्रीथ पर मिनट हो रही है, यानी 36 से ज़्यादा, 1 मिनट के अंदर 36 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट हो रही है, तो उस कंडीशंस में भी ये एक ट्रोमा कंडीशंस ही होती है, तब हम यहाँ पे स्कोर देते हैं 2 का। और इसके बाद में हम देखते हैं 1 to 9 के बीच में अगर रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत कम हो गई है, 1 से 9 के बीच में हो गई है, तो हम यहाँ पे स्कोर देंगे 1। और ये दोनों ही कंडीशंस है, ये दोनों ही कंडीशन है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। जैसे 36 से अबव और यहाँ से 9 से कम है, ये दोनों ही कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर हमने इनिशियली या फिर इमरजेंसी फेज के अंदर ट्रीटमेंट नहीं दिया है तो पर्सन की जान भी जा सकती है। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ट्रोमा वाला देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। गड़बड़ हो गया इसमें लास्ट में।